हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेना क्लासेस में। आज की वीडियो में हम विज्ञान का 2019 का पेपर 824 बीजे को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि 200 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी, यानी उस बल्ब की पावर कितनी होगी। तो देखिए, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले हमारे पास कितना करंट दे रखा है इसमें, पहले इसमें दे रखा है आपके लिए 200 वोल्ट है, यानी कि हमारे पास विभवांतर कितना है, वोल्टेज आपकी कितनी है, 200 वोल्ट की वोल्टेज है इसमें। और कितना वाट लगाया है इसमें, 100 वाट। तो पावर कितनी है इसकी, उस समय 100 वाट है। अब इससे हम आर का मान निकालेंगे। तो पी वी और आर में क्या रिलेशन होता है, पी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब यहाँ से R की अगर हम वैल्यू निकालें तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V स्क्वायर अपॉन P के बराबर हो जाएगा। तो V की वैल्यू हमारे पास इस समय कितनी है, 100। V की वैल्यू हमारे पास है इस समय 200 वोल्ट। तो यहाँ पर लगा दीजिए 200 का स्क्वायर बटे R की P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 वाट है। तो यहाँ पर लगा दीजिए 100 वाट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 200 गुणा 200 की पावर 2 है इसकी, अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो बचा आपका, इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 ओम आ गया, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब हमें क्या निकालना है, फिर हम फॉर्मूला हमें निकालना है बल्ब की शक्ति। फिर यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब B हम कौन सा यूज करेंगे, ये 100 वोल्ट वाला यूज करेंगे। तो V इक्वल टू 100 की पावर 2 अपॉन आर कौन सा यूज करेंगे, जो अभी हमने निकाला है 400। आर कौन सा यूज करेंगे, जो अभी निकाला है 400। ठीक है, इनको कैंसिल आउट कर लीजिए, थोड़ा सा और सॉल्व करिए। 100 गुणा 100 बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और इसे काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया आपका 25 वाट। यानी जो 25 वाट क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो विकल्प नंबर आपको कौन सा सही दिख रहा है इस समय, विकल्प आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। उत्तल दर्पण और अनंत के बीच में जब वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, आभासी होता है और सीधा बनता है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में जिसका अपवर्तनांक हमको दे रखा है 1.5 है, में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल हमको दे रखी है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। माध्यम कौन सा है, कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल, माध्यम की जगह हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करनी है, प्रकाश की चाल। ठीक है,
और ये अपवर्तनांक कितना दे रखा है हमें, 1.5 दे रखा है। अब तिरछी गुणा कर लीजिए, इसको यहाँ पहुँचा दीजिए और इसको नीचे ले आइए। तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। दशमलव हटाएंगे या 0 बढ़ाएंगे और 15 दूनी 30, इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आएगा निकल के 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आएगी कांच में प्रकाश की चाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इस हिसाब से 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, निम्न परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो ये प्रतिरोध आपको दे रखा है, आपको एक सर्किट दे रखा है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए, इसमें जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये वाला प्रतिरोध उसके साथ में किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। पहले हम जो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध हैं उनका तुल्य प्रतिरोध याद कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध हैं, 1 ओम और 1 ओम वाले। तो 1 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है 1/R = 1/R1 + 1/R2। जितने प्रतिरोध जुड़ते हैं उस हिसाब से हम इसमें ऐड करते चले जाते हैं। तो 1/R = आपका कितना हो जाएगा, इसको R' कह देते हैं, R', क्योंकि हमें तुल्य प्रतिरोध दोनों का निकालना है। तो 1/1 + 1/1, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 2/1, यानी कि R' की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 ओम हो जाएगी। अगर हम इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.5 ओम, यानी R' का जो मान आएगा आपका 0.5 ओम आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध हमने निकाल लिया, वो कितना आया, 0.5 ओम। अब इसके साथ में ये वाला प्रतिरोध किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो तुल्य प्रतिरोध R निकालेंगे, यानी 0.5 ओम व 0.5 ओम के प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब R बराबर क्या होगा, R1 + R2, R1 + R', R1 और R2 इसको कह चुके हैं, तो इसको R3 बोल दें। तो R3 बोल दे रहे हैं हम इसको बोल दिए R3 + R', जो अभी हमने निकाला था R', और R3 हम इसको कह रहे हैं, इस वाले प्रतिरोध को R3 बोल रहे हैं, R3। ठीक है, तो R3 कितना है हमारा, 0.5 है, और R' भी हमने अभी निकाला था, वो भी कितना है, 0.5 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 1.0 ओम आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट दिखाई दे रहा है, 3rd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। कि दूरदृष्टि दोष किसको कहते हैं, इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए और इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष जो होता है, आप इसमें दूर की वस्तुएं तो आपको क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, और इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या आपको याद रखना है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष को व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं।
और इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? देखिए, सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो जो प्रकाश होता है उसमें विभिन्न रंग होते हैं और पृथ्वी पर आते आते वो अनेकों कणों से, वायु के कण, धूल के कणों से टकराता है, टकराते हुए पृथ्वी पर आता है। सबसे ज़्यादा जो रंग फैलता है इन कणों पर, जब प्रकाश पड़ता है वो चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो रंग फैलता है वो नीला रंग फैलता है, जो हमारी आँख में पहुँचता है। इस कारण हमें जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान आपको बताना है। यानी कि वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है, 1.5 वोल्ट है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को ई से लिखते हैं हम। किससे लिखते हैं, ई से। तो ई बराबर आपका कितना है, 1.5 है। और प्रतिरोध को, आंतरिक प्रतिरोध, ये विद्युत वाहक बल हो गया, इसको 1.5 वोल्ट कितना हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया विद्युत वाहक बल, जिसको हम किससे लिखेंगे, ई से लिखेंगे। और आंतरिक प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, जो कि हमारे पास है 0.5 ओम। अब अधिकतम धारा को आई मैक्सिमम बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर होता है। तो ई की वैल्यू हमारे पास 1.5 है और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 5 3 आप 15 काट दीजिए, तो आ गया आपका 3 ओम। 3 ओम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये इनके परिभाषाएं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन है, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे और कारण सहित बताना है कि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम। देखिए, हम जो अपनी कार या उसके पीछे जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कारण क्या है, उत्तल दर्पण कार या बाइक में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है। इसमें ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों और गाड़ियों के प्रतिबिंब को देख सकता है और ये प्रतिबिंब आकार में छोटे होते हैं और सीधे दिखाई देते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, अर्थात इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जितने भी होते हैं वो सब आभासी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, स्थिति बतानी है और आकार बताना है। यानी वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। ओ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि फोकस दूरी कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। अब कौन सा लेंस है ये देखना पड़ेगा आपको, उत्तल लेंस है, तो फोकस दूरी प्लस में रहती है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। तो यू की वैल्यू माइनस कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, स्थिति बतानी है और आकार, यानी वी बताना है। ठीक है, और आई बताना है। ठीक है, दोनों निकालते हैं। तो पर लेंस का फॉर्मूला, दर्पण का फॉर्मूला इस्तेमाल, लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u
यू। तो 1/f कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है। v कितना है हमारे पास, v देखिए निकालना है। u कितना है हमारे पास, u अभी हमने देखा कितना है हमारे पास, -20 सेंटीमीटर। तो -20 लगा दीजिए यहाँ पर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस मिलकर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो 1/20। अब इसको उठा के इधर ले जाइए तो 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/b बचेगा। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 20 बन जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, 1/b। वन अपॉन बी बराबर बचेगा 1/20, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर बनेगा। ठीक है, और वस्तु का आकार ज्ञात करना है तो हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे I/O बराबर V/U से। ठीक है, I कितना है हमारे पास, I की वैल्यू हमें निकालनी है। O की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है पहले से। O की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। V अभी हमने निकाला 20। U कितना है हमारे पास, माइनस के आपके पास है, वस्तु कितनी दूरी पे थी, 20 सेंटीमीटर दूरी पे, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर, 20 एकम 20। ये -b/u होता है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I बराबर बचेगा आपका 5 सेंटीमीटर ही बचेगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर दूरी पर स्थित होंगे। यहाँ पर आपको फॉर्मूला b/u ही लगेगा। कितना लगेगा, b/u। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका जो आंसर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर आएगा। -5 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी, उल्टा, आभासी और उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब और एक वाटर पंप का मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परपथ बनाना है, और फ्यूज की जगह पर MCB यानी माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगाने से क्या लाभ होता है। देखिए इसका आंसर क्या करेंगे हम, देखिए ये परपथ हमने आपको दिखाया है। यहाँ पर एक मीटर लगाया गया है, एक मीटर है, मीटर के ऊपर आपने मुख्य लाइन को आपने स्टार्ट कर दिया, फ्यूज़ लगा दिया, इसको छोटी छोटी ब्रांच लाइनों में आपने इसको डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपने कई बल्ब जोड़े हैं। ठीक है, पंखा लगाया है और उनको ऑन ऑफ करने के लिए एक कुंजी का प्रयोग करा है, पानी का पंप के लिए आपने एक सर्किट दिया है। इस तरह की लाइन को आप घर में लगे वैद्युत उपकरणों का विद्युत परपथ आपका बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्यूज के स्थान पर हम MCB क्यों लगाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए फ्यूज के स्थान पर MCB लगाने के लाभ क्या हैं। MCB लगाने पर परपथ में चेंजर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा फ़ायदा क्या है, MCB लगाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि परपथ में घरों में उनके विद्युत बॉक्स नहीं लगाने पड़ते हैं अलग अलग। ठीक है, और तीसरा लाभ हमारा क्या है, MCB लगाने पर वोल्ट मीटर लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये वोल्टेज बताता है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज बताना। इसके बाद MCB लगाना अधिक सुरक्षित रहता है। घर की जो वायरिंग में हम MCB लगाना हमारा फ्यूज की जगह ज़्यादा हमारा सेफ माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओम का नियम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है।
इसको ज़रूर ध्यान से लर्न करके जाइएगा। ओम का नियम क्या है और वैद्युत परपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इन दोनों क्वेश्चनों को देखिएगा। पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी लेंस की क्षमता अगर -2 डायोप्टर है तो लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं और P इक्वल टू -2 डायोप्टर दे रखी है। इसकी फोकस दूरी हमें और प्रकृति बतानी है। फोकस दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकालना हो तो 100/P का यूज करते हैं। ठीक है, तो 100/P की वैल्यू अभी हमने कितनी लिखी, -2। तो जो फोकस दूरी आएगी वो आपकी सेंटीमीटर में आएगी। 2 से काट दीजिए तो 50 बार जाएंगे तो F बराबर आपका आ जाएगा निकल के F जो हो जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, फोकस दूरी माइनस में आ रही है तो इसका मतलब लेंस कौन सा प्रयोग किया गया होगा, अवतल लेंस प्रयोग किया गया। अवतल लेंस, लेंस की क्षमता मतलब कोई भी प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ता है, कोई भी लेंस चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ेगा वह उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला हमने अभी अप्लाई किया था, F बराबर 100/P। और आप 1/P का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें फोकस दूरी किस में मिलेगी, मीटर में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट इस ओम के नियम वाले को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ओम का नियम जो है ये आपके ओम का नियम का है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओम का नियम, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई है, उसके क्षेत्रफल है, उसके पदार्थ व ताप में अगर ना बदलें, अपरिवर्तित रहें, तो चालक में बहने वाली धारा का मान होगा चालक के सिरों के विभवांतर के क्या हो रहता है, अनुक्रमानुपाती रहता है, यानी I इज प्रोपोर्शनल टू B रहता है, या हम ये कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I के बराबर रहता है। जब इस प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है R। तो I की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो V/R आएगा। जब हम B और R में एक ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, एक सीधी रेखा मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा दिखाई देगी। ठीक है, और इसका जो परपथ बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, इसमें एक कुंजी लगाएंगे, एक बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, एक धारा नियंत्रक लगाएंगे और एक अमीटर लगाएंगे धारा नापने के लिए, और एक प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे, और इस प्रतिरोध की वोल्टेज नापने के लिए हम एक वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम एक परपथ में इस क्रम में सारी चीज़ें हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और इस तरह से हमारा ये परपथ तैयार हो जाएगा। और जब हम इनके बीच में एक ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए, इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनेमो का सचित्र वर्णन कीजिए, विधि समझाइए, सचित्र कार्य विधि समझानी है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको भी आपको लर्न करके जाना चाहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इस नियमों को कैसे है देखिए, इसके भी आंसर मैंने इसमें अटैच कर रखे हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है। पहला नियम, जब किसी परपथ से गुजरने वाले चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है तो परपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसमें ये स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहा जाता है। डायनेमो की संरचना, एक ये संरचना आपको दे रखी है डायनेमो की, इसको ध्यान से देखिए। एक ABCD क्या है, एक कुंडली है, ABCD एक कुंडली है। ठीक है, इसमें 2 ब्रुश लगाए गए हैं, P और Q। जब ये कुंडली A और B इधर की तरफ आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो C और D वाली डायरेक्शन इधर को पहुंच जाती है। ठीक है, तो धारा की दिशा भी इस ब्रुश की वजह से क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। हर आधे चक्कर पर ये बदलती रहती है। ये क्या लगाई गई है, एक चुंबक लगाई गई है
शक्तिशाली चुंबक जिसको बोलते हैं, एन का मतलब उत्तरी ध्रुव और एस का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। और इसमें एक बाह्य प्रपथ से एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया है। ये आपके क्या कहलाते हैं, जो ब्रुश आपके ये विभक्त वलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पी और क्यू विभक्त वलय कहलाते हैं। और ABCD क्या कहलाती है, एक आर्मेचर कहलाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली याद करके जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार पढ़ लीजिए इसको। डायनेमो की संरचना एवं कार्यविधि। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया को सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत जनित्र का मतलब जनरेटर अथवा डायनेमो में किया गया है। इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। सिद्धांत क्या है, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स लगातार क्या होता है, बदलता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल और वैद्युत धारा प्रेरित होती है। संरचना, इसमें निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। एक होता है क्षेत्र चुंबक जो NS होता है, नॉर्थ चुंबक और साउथ चुंबक। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है जिसमें कुंडली घूमती है। आर्मेचर एक ABCD क्या है, आर्मेचर होती है जो कच्चे लोहे की क्रॉड पर पृथक के तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को क्षेत्र के ध्रुव खंडों N और S के बाह्य शक्ति पेट्रोल इंजन अथवा जल शक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। इसके बाद आता है विभक्त वलय। विभक्त वलय पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश काटकर बनाए जाते हैं। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय P और दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय Q से जोड़ दिया जाता है। ब्रुश होते हैं जो ग्रेफाइट के दो ब्रुश इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, M और N। विभक्त वलय P और Q को स्पर्श किए रहते हैं और बाह्य परपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये दोनों ब्रश बाह्य परपथ के समान सिरों से सदैव जुड़े रहते हैं, परंतु जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है P व Q उनको बारी बारी से स्पर्श करते हैं और एक अर्ध चक्कर मतलब आधे चक्कर तक संपर्क में रहते हैं। तत्पश्चात ब्रुशों को आपस में बदल देते हैं। कार्यविधि क्या होती है इसकी, जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक वैद्युत धारा की दिशा वही रहती है, अतः पहले आधा चक्कर में वैद्युत धारा Q से P की दिशा में बहती है। अगले आधे चक्कर में वैद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, परंतु पहले ब्रुशों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जिस क्षण कुंडली में वैद्युत धारा की दिशा बदलती है ठीक उसी क्षण ब्रुश का संबंध एक भाग से कटकर दूसरे भाग से हो जाए। अतः बाह्य परपथ में धारा सदैव Q से P की ओर ही बहती है, क्योंकि विभक्त वलय MN ब्रुशों के सापेक्ष अपना स्थान बदल देती हैं। इस प्रकार बाह्य परपथ में जो दिष्ट धारा का मान हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग कैसा होता है, भूरा लाल होता है। कैसा होता है, भूरा लाल रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान होता है। तो जल का संभावित pH मान होता है 5.2। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका जो इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है आपकी, इसमें देखिए ये है आपका क्रियात्मक समूह, ठीक है। और इस हिसाब से इसमें कार्बन की संख्या आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 और 1 2।
ठीक है। तो इसमें मेथेन में नल शब्द जुड़ता है, तब बन जाता है, सॉरी मैथ नहीं एथ, कार्बन की संख्या 2 है ना, एथेन में आपका कौन सा शब्द जुड़ जाएगा, एथेन में नल शब्द जुड़ेगा, तब बन जाएगा आपका पूरा एथेनल बनेगा। क्या बनेगा, एथेनल। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो मैंने इसमें सामने इनके आंसर साथ में अटैच कर रखे हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि और एक उपयोग का आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। और इसके अगला क्वेश्चन आपको है आघात वर्ध्यता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए और ये किस प्रकार के तथ्यों का गुण है। ये भी हमने इसमें आंसर इसका अटैच कर रखा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए और एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए और संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपके इसमें हैं इनके सारे आंसर हमने इसके साथ में अटैच कर रखे हैं, उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक एक करके वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन आपका यह है, आपका साबुन के अणु वाला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि है उसको कैसे बनाया जाता है, आघात वर्धनता का गुण है, तन्यता का गुण है, जिंक सल्फाइड के धातु के निष्कर्षण है, उनके समीकरण हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। इसी क्रम में अगला संक्षारण वाला है आपका, संक्षारण से कैसे सुरक्षा की जाती है। इसी क्रम में आपका ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की अवक्रियाएं हैं, तो इन सबको आप पढ़ के जाइएगा एक एक करके। ये इनके देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो विटामिन सी और बी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिसमें बी दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो सी हमारा दे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ATP NADP इंटू 2S का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पैराक्सोम्स में, लाइसोम्स में। तो इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, इनमें से सभी में। तो पाया जाता है ये हाइड्रा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के बने होते हैं जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट या विषाणु या प्रियांश। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विषाणु। तो ये आपके आंसर हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।